Okay, so today let's talk about Java memory management. तो जावा में मेमोरी कैसे मतलब एलोकेट करता है रन टाइम पे, क्या क्या मेमोरीज होती हैं जावा में। तो इसमें क्या होता है कि जावा में बेसिकली जो प्राइमरी है वो टू टाइप्स की मेमोरी होती है। पहली होती है स्टैक मेमोरी और दूसरी होती है हीप मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी जो होती है वो जनरली टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसको हम कैसे बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है। और हीप मेमोरी जो होती है वो जावा में, वो जनरली जब जावा में जेवीएम लेवल पे क्रिएट करता है वो। और जब भी हम जावा में जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जनरली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो जाके हीप में होती है। तो चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कैसे कोड हम रन करते हैं और फिर कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है। राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि दो टाइप की मेमोरी होती है जावा में, लेट्स से स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी, तो लेट्स से आई कैन डिजाइन इट बाय दैट वे वर्ड। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक लेआउट बनाता हूँ। लेट्स से ये हमारी एक हो गई मेमोरी, और सिमिलरली एक मेमोरी हमारे पास यहाँ पे ये हो गई। ठीक है। इस मेमोरी का नाम हो गया लेट्स से, ये हो गया स्टैक मेमोरी, और इसको हमने बोल दिया जावा में लेट्स से हीप मेमोरी। ठीक है। अब स्टैक मेमोरी में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं और हीप मेमोरी में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं वो अपने को समझना है। तो जो टेम्परेरी चीजें होती हैं, टेम्परेरी चीजों का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि हमने एक मेथड बनाया और मेथड के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल जिसको बोलते हैं, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5। तो ये इंटीजर a इज इक्वल टू 5 मतलब ये एक तरीके से लोकल वेरिएबल है। राइट। और ये सिर्फ मेथड के अंदर एक्सेसिबल है। तो जैसे या फिर हम ऐसे बोले कि लेट्स से हमने एक मेथड बनाया कैलसी करके, पब्लिक वॉइड कैलसी, और इसके अंदर मैंने दो नंबर्स रखे, इंट a इज इक्वल टू 5 इंट b इज इक्वल टू 6। राइट। एंड इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये एक मेथड है। अब ये मेथड जब हम कॉल जब तक नहीं करते तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जनरली जब प्रोग्राम हमारा बफर करता है, जब ये कंपाइल होता है और रन होने स्टार्ट करता है, तो मेमोरी में ये जाके ये मेथड एक्चुअल में सारा कैसे में स्टैक मेमोरी में टेम्पररी स्टोर हो जाता है। राइट। और इसके साथ के साथ इस स्टैक मेमोरी में ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी होती हैं, क्योंकि जब ये मेथड कॉल होगा तो रन टाइम पे जैसे ये मेथड कॉल होगा ये ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होता है और करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ये जनरली स्टोर होते हैं टेम्पररी बेसिस पे स्टैक के अंदर। तो जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इन सब टाइप की चीज़ें जो टेम्पररी होती हैं ये जाके हमारी स्टैक मेमोरी में सेव होती हैं। अब दूसरी मेमोरी आती है कि हीप मेमोरी क्या होती है। हीप मेमोरी जो होती है ये क्या होता है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, जैसे आप करते हो, जब ये न्यू कीवर्ड आता है पिक्चर में, तो ये क्या करता है कि हीप मेमोरी में जाके अपना एक एरिया, एक अपना एक मेमोरी एलोकेट कर लेता है। कि लेट से जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, तो ये क्या करेगा इस हीप मेमोरी में जाके, लेट से कि एक अपना ये मेमोरी एलोकेशन हो गया इसका, जिसका नाम इसने रख लिया एस बी। साइज बहुत बड़ा है, तो अगर इसको छोटा करना है, लेट से ऐसे, तो समहाउ ये क्या किया कि इसने एक मेमोरी एलोकेट किया छोटा सा,
और यहाँ पे जाके वो स्टोर हो गया। वन मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये पूरी क्लास का एक कॉपी बना के एक अपनी मेमोरी यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। तो उस क्लास के अंदर के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर तो इस क्लास में जितने भी देखा जाए ये क्लास है हमारी, तो ये जो क्लास बनी, अब इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें डिफाइंड हुई होंगी, राइट, इस क्लास के अंदर वो सारी की सारी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल जिसको बोलते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारी एक क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर एग्जाम्पल। तो इसके अंदर जो हम जैसे ये वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक इंट लेट्स से p इज इक्वल टू 10, तो ये सारी चीजें क्योंकि ये क्लास लेवल पे है, तो ये इनका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, इनका मेमोरी एलोकेशन जो है ये भी हीप के अंदर ही होता है। तो जो पर्टिकुलर जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल्स होती हैं और उसके जो मेथड्स होंगे, सारी चीजें उस क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पे आके क्रिएट हो जाता है। तो वो जो होता है वो हमारी हीप मेमोरी में आके स्टोर होता है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आके हीप मेमोरी में ऐसे सेपरेट सेपरेट लोकेशंस पे ये ऐसे स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि इनको थ्रू आउट प्रोग्राम हमें कभी भी यूज करना पड़ता है। तो जब भी क्लास इनिशिएट ये क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तब भी यहाँ पे मेमोरी क्रिएशन होती है और वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे और जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे आके यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो क्लास का जो वेरिएबल है, जो ये पर्टिकुलर देखा जाए तो एसबी जो हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट स्टोर यहाँ पे हुआ है, बट उसका रेफरेंस जो उसका रेफरेंस होता है वो यहाँ पे होता है। तो कैसे में रेफरेंस होगा, बट एक्चुअल फिजिकल लोकेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये होगा। तो अगर रेफरेंस की बात करें तो जैसे मान लो ये रेफरेंस है, लॉजिकली इसको समझना है थोड़ा सा। एसबी हमारा एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है स्टोर यहाँ होगा, लेकिन वो पॉइंट किसको करेगा, इसको। तो ये एसबी एक तरीके से यहाँ स्टोर है, जो वेरिएबल है उसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर होगा, लेकिन एक्चुअल में जब इसको आप कॉल करोगे तब ये क्या करेगा, ये पॉइंट इसको यहाँ से करेगा, तो एक्सेस यहाँ से करेगा। तो मतलब एक्चुअल फिजिकल लोकेशन मेमोरी की ये है, रेफरेंस यहाँ पे है, और जब भी ये यहाँ से कॉल होगा ये पॉइंट इससे करके यहाँ से वैल्यूज रिट्राइव करेगा। ठीक है, तो सिर्फ रेफरेंस के लिए ये यहाँ पे स्टोर होगा क्योंकि ये टेम्पररी होगा। जब बट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुई, राइट। सेम वे अब स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, जब ये जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे के सारे हीप मेमोरी में जाते हैं। अब स्ट्रिंग के केस में ऐसा क्या होता है, जब स्ट्रिंग के केस में हम बात करें तो लेट्स से एक क्लास बना लेते हैं, जावा मेमोरी। और यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लेट्स से ऑटोमेशन। इस केस में क्या होगा कि इस केस में ये वैल्यू str कहाँ सेव होगी। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पे बनी, एक तो हो गया ये str, लेट्स से फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग str, लेट्स से इसको s1 कर लो और इसको लेट्स से s2 कर लो, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने दे दिया ऑटोमेशन। अब ये दो चीजें हैं, क्या ये दोनों सेम है, देखा जाए तो दोनों में वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन दोनों का मेमोरी मैनेजमेंट अलग है। दोनों का मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे न्यू कीवर्ड आपने यूज किया तो ये भी क्या करेगा कि यहाँ पे एक मेमोरी लेगा
और क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो एक तरीके से, तो यहाँ पे आके ये स्ट्रिंग का वैल्यू जो है ये स्टोर हो जाएगी पूरी की पूरी। ऑटोमेशन अब कहाँ पे स्टोर होगी, S2 आपका इसके अंदर होगा एक तरीके से। तो ये जो ऑटोमेशन का टेक्स्ट है ये जनरली यहाँ पे स्टोर होगा। ये S2 कहाँ चला जाता है यार ये। S2 जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा। क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट बना, तो ये ऑटोमेशन यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा इस एरिया में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना। अब सिंपली जो हमारा यहाँ पे ये S1 है, S1 में जो ऑटोमेशन टेक्स्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, तो हीप मेमोरी के अंदर एक और मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग पूल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग पूल एरिया। एक तो पता नहीं क्यों फॉन्ट इतना बड़ा है। स्ट्रिंग पूल एरिया इसको बोलते हैं। अब इस पूल एरिया के अंदर ये अलग से मेमोरी होती है, तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आके इसी मेमोरी में ही स्टोर होंगी। तो जैसे जो आपका S1 है देखा जाए ऑटोमेशन, तो ये आके इसके अंदर यहाँ पे स्टोर होगा। तो मतलब इस एक अलग से मेमोरी एरिया हो गई है इसमें, जिसको हम स्ट्रिंग पूल एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे S1 जितनी भी चीजें आप स्ट्रिंग ऐसा करके आप डिफाइन करते हो, राइट, तो इन दोनों का इस केस में ये स्ट्रिंग पूल एरिया में जाके स्टोर होगा। और अगर न्यू कीवर्ड से करोगे तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसका सेपरेट मेमोरी होगा हीप में, लेकिन वो स्ट्रिंग पूल एरिया में नहीं आएगा। अब सिमिलर मैनर अगर यहाँ से जाके अब दोनों को अगर मैं चेक करूँ कि इफ लेट से या सिस आउट करो सिंपल सा कि S1 डबल इक्वल टू S2, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए इस केस में। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपैरिजन जो करता है डबल इक्वल टू, वो एक्चुअल में दोनों के मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी का जो एड्रेस है उसको कंपेयर करता है। तो इस केस में दोनों की मेमोरी अगर अलग है, राइट, तो कंपैरिजन क्या होना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो क्या प्रिंट किया, फॉल्स। इस वजह से फॉल्स प्रिंट किया क्योंकि दोनों की मेमोरी सेपरेट है। अब सपोज करो कि एक वेरिएबल मैंने और बनाया स्ट्रिंग लेट्स से S3 इज इक्वल टू लेट्स से फिर से मैंने दे दिया ऑटोमेशन, राइट। अब इस केस में क्या होगा, क्या इस केस में फिर से एक मेमोरी लेगा ये स्ट्रिंग पूल एरिया में, नहीं। अब यहाँ पे चूंकि एक बार एक स्ट्रिंग आके ऑटो करके ऑटोमेशन करके एक स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर्ड है, अगर तो सपोज करो अगर आपका एक पूल एरिया है और इसमें एक टेक्स्ट आके ऑटोमेशन आपका यहाँ पे स्टोर्ड है लेट्स से, तो अगर दूसरा वेरिएबल अभी इसको ये पॉइंट कर रहा है लेट्स से यहाँ पे हमने दे दिया एक S1 यहाँ पे और एक वेरिएबल हो गया S2। तो S1 जब हमने स्टोर किया ऑटोमेशन को, तो ये जनरली कहाँ पे कैसे पॉइंट करेगा इसको, ये S1 डायरेक्ट इसको पॉइंट करेगा क्योंकि हमने S1 में ए ऑटोमेशन स्टोर किया str S1। एंड सिमिलरली जब str2 इज इक्वल टू ऑटोमेशन, जो ये सेम str3 सपोज करो इज इक्वल टू ऑटोमेशन करेंगे, तो ये फिर से ऑटोमेशन यहाँ जाके स्टोर नहीं होगा। अब क्या होगा, जैसे ये S3 है तो S3 क्या करेगा, सेम जो सेम है ये जो सेम मेमोरी लिया हुआ है ये टेक्स्ट, सेम इसी को पॉइंट करेगा फिजिकली, मतलब दोबारा मेमोरी नहीं लेगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो मतलब अगर आप सेम स्ट्रिंग को बार बार डिफाइन कर रहे हो, मतलब सेम वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हो, तो ये बार बार सेपरेट मेमोरी ना लेके एक ही लोकेशन को पॉइंट कर देगा बस। तो ऐसे S5 S6 कितने भी बनाओ, अगर सब में ऑटोमेशन आप स्टोर करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज नहीं लेगा। लेकिन अगर यही चीज आप बार बार कर दो तो ये हमेशा हर बार अलग अलग मेमोरी ले लेगा। अब ये फिर से एक मेमोरी लेगा, तो लेट से इसको S2 कर लो, इसको S3 कर लो, इसको S4। तो ये जो S3 S4 हो गया,
ये हमेशा आप सेपरेट सेपरेट 2 बार मेमोरी लेंगे, लेकिन S1 S2 मेमोरी एक ही लेगा, सिर्फ दोनों दोनों पॉइंट करेंगे एक ही डेटा को। तो इस केस में अब अगर हम रन करें कि अगर हम इनका कंपैरिजन करें, लेट्स से S1 S2 का, अब कंपैरिजन करें अगर S1 S2 का, तो ये दोनों के दोनों अब अगर डिफरेंट मेमोरी लिए होंगे तो फिर से फॉल्स आएगा। अगर सेम मेमोरी एलोकेशन, सेम मेमोरी एड्रेस को यूज कर रहे होंगे तो इस टाइम पे इनका वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आना चाहिए। फिर से रन करो तो देखो अब ट्रू हो गया, क्योंकि इन्होंने सेम मेमोरी को पॉइंट किया। अब सेम चीज को अगर यहां से जाओ, अब S1 S3 और S4 को कंपेयर करो। अब मैंने क्या बोला कि S3 S4, क्योंकि न्यू स्ट्रिंग है तो लॉजिकली इसमें क्या है कि ये दोनों डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए इनका। तो इस केस में S1 और S3 दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो पहला ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स होना चाहिए। देखो फॉल्स आ रहा है, इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये दोनों की डिफरेंट मेमोरीज है, लोकेशन डिफरेंट है। जबकि इस केस में दोनों स्ट्रिंग पूल एरिया में ही है, मतलब दोनों क्या एक ही टेक्स्ट है एक्चुअल में, सिर्फ वो पॉइंट हो गया दोनों वेरिएबल को, दैट्स इट। तो इस केस में क्या होता है, तो इसलिए डिफरेंस पूछते हैं लोग इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू ऑटोमेशन एंड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग ऑटोमेशन। तो दोनों का काम क्या है, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो जाती है, दैट्स इट। बाकी काम करने का बिहेवियर एक ही जैसा है, सिर्फ मेमोरी जो में स्टोर होने का कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। क्लियर। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि अगर S1 S2 ऐसे दोनों में ऑटोमेशन करेंगे तो दोनों इक्वल करेंगे तो क्या ये ट्रू होगा, यस इस केस में ट्रू होगा, बट इस केस में हमेशा फॉल्स होगा। तो अब इसको हैंडल करने के लिए कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, जब हम कंपैरिजन लगाते हैं ये वाला S1 डॉट इक्वल्स मेथड, जब हम करते हैं इक्वल्स S2, तो इस केस में जनरली क्या होता है, इस केस में ये मेमोरी को, जो मेमोरी का एड्रेस है उसको कंपेयर ना करके कंटेंट को कंपेयर करते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो इस केस में ये क्या करेगा, हमेशा ट्रू आएगा। और यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे भी करें, इस दूसरे केस में S3 और S4 के भी केस में करें, तब भी ये क्या कर रहा है इस टाइम पे अब ये मेमोरी कंपेयर नहीं कर रहा है, ये वैल्यूज कंपेयर कर रहा है। तो दोनों की वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट चलता है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इसी को, इसलिए जब भी स्ट्रिंग में हम कोई चीज डिफाइन करते हैं तो वो जाके बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पूल एरिया में आता है, और वहीं से ये पॉइंट होता रहता है मल्टीपल वेरिएबल्स को। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हीप मेमोरी में जाके सेपरेट लोकेशन पे वो मेमोरी क्रिएट होती है उसकी। तो जावा मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे ही काम करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर फर्दर हीप में जाओगे तो फिर इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिटेल्ड में होती हैं, कि जैसे एक माइनर जीसी होता है जो गार्बेज कलेक्टर होता है, एक मेजर जीसी होता है जो मेजर गार्बेज कलेक्टर होता है। तो वो भी मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब हीप के अंदर भी अलग अलग मेमोरी मैनेजमेंट्स हो जाती है, कि जो वेरिएबल्स या जो ऑब्जेक्ट बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ होता है तो गार्बेज कलेक्टर बीच में कॉल होता है और ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को वो डेटा, वो क्या बोलते हैं, लोकेशन या उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, बट हाई लेवल आप पहले ऐसे समझो, इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर अगला कंसेप्ट होगा कि वो कैसे आपको इसके और ज्यादा डिटेल में जाननी है। तो स्टैक टेम्पररी मेमोरी हो गई एक तरीके से, कैसे जिसको बोलते हैं, और हीप मेमोरी में ही एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट्स रन टाइम पे। तो हीप में कब तक वो स्टोर रहेंगे, जब तक जेवीएम का सेशन लाइव रहता है, पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन जब तक वो थ्रेड चलता रहता है। तो थ्रेड के काउंट वगैरह भी आपके स्टैक में ही आएंगे। तो बाय दिस वे आप कह सकते हो कि ये स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे ही होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी।